हे हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। दोस्तों, ठीक है, आ गया हूँ मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सीए इंटर ऑडिट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भैया, क्या आप पूरा क्लास आप यूट्यूब में लोगे? हाँ, ये पूरा जो है लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे। आप इसको कभी भी चाहो तो चेक कर सकते हो। दूसरी बात है, जब भी आप इस वीडियो को देखो ना, आप ट्राई करना थोड़ा सा टाइम लेके देखने का। ऐसा नहीं है कि फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर काट काट के देख लिया, ठीक है? आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा। तीसरी बात, अगर आपको रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू दिस क्लास ऑल्सो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ क्वेरी हो, ठीक है, हमारा पेड बैच लेना हो, या फिर आपको ये बुक जो हमने बनाया है, ठीक है, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर ये बुक भी चाहिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ना, इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तीसरी बात, भैया आप मेरे को ये बात बताइए, जो बुक बना हुआ है क्या ये अल्टीमेट बुक है क्या? यस, हम लोगों ने 150 पेजेस, इतना मैं बोल रहा हूँ, 150 पेजेस, कंप्लीट 150 पेजेस में ये पूरा बुक आपको समराइज करके दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा बुक आपको वो कंप्लीट 150 पेजेस में समराइज करके दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सीए इंटर ऑडिट जस्ट 150 पेजेस, और इसमें आपका आईसीआई का 100% मॉड्यूल जो है कवर्ड है। आपका आईसीएआई का 100% मॉड्यूल कवर्ड है। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, आपका आईसीआई का कोई चीज छूटा नहीं। दूसरी बात, कुछ और बात है, कुछ और बात, भैया आप क्वेश्चन आंसर भी करवाओगे क्या? क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है वो हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट में आएगा, ठीक है, उसका आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो नोट्स है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा सिर्फ, कि आप लोग लेक्चर को अच्छी तरह से देखना, और हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल, इन सभी का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप उन सभी को क्या करना, सब्सक्राइब करके रख देना, फॉलो करके रख देना, लाइक कर देना, जो करना है करना। नेक्स्ट वीडियो उसके बेसिस पे आएगा, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट रहेगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछना, कमेंट भर दो, तुम्हारा ही है, भर दो कमेंट, ठीक है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऐसे 210, ठीक है, क्या बोलता है? ऐसे 210 बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि एक ऑडिटर और एक क्लाइंट के बीच में, ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, कि क्लाइंट मेरे को ऑडिटर को बोलता है कि ऑडिटर क्या आप मेरे यहाँ पर ऑडिट कर दोगे क्या? ऑडिटर बोलता है यस हम लोग कर देंगे, लेकिन ऑडिट करने से पहले हम, मेरे और आपके बीच में एक कुछ एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट किस लिए साइन होगा? एग्रीमेंट इसलिए साइन होगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो प्री कंडीशंस है, जो कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स है, वो हमारे बीच में होनी चाहिए। ठीक है भैया, बाद में जाके क्या कभी झगड़ा नहीं होता है क्या? कॉमन अंडरस्टैंडिंग का अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता तो झगड़ा होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीजों में नहीं होता। माइट भी पॉसिबल कुछ और चीजों में झगड़ा हो, ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों में तो नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों में क्या होता है, ऑडिटर एंड क्लाइंट जो है वो क्या बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और ये एग्रीमेंट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे 210 में। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ऐसे 210 में, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, तो हर एक ऐसे में, ठीक है, जितना भी ऐसे है, आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा ऑडिटर का। क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव मिलेगा। याद रखना मेरी एक बात, खास बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जब भी आप कोई भी ऑडिट का ऐसे पढ़ रहे हो ना, स्टैंड ऐसे, आपको हर एक जगह ऑडिटर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, एंड मैनेजमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा। आपको क्या करना है, इन सभी को उस पर्टिकुलर ऐसे के लिए यूज करना है, लेकिन एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो आप ऐसे 200 में पढ़ चुके हो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया किसी भी पर्टिकुलर ऑडिटर का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। इसके साथ एप्लीकेबल एफआरएफ जो है वो, उसके हिसाब से क्या आपका अकाउंट्स बना है कि नहीं, और इसी के साथ साथ क्या आपने उसको कम्युनिकेट किया है कि नहीं।
ये क्या होता है, ये आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका दो ही चीज होता है। सबसे पहला चीज, रोमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं, एंड आपका जो कम्युनिकेशन है, आपने जो भी ऑडिट किया क्या उसका कम्युनिकेशन किया है कि नहीं, ये आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन 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 हर एक ऐसे के अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो उस पर्टिकुलर ऐसे के हिसाब से ही बनाया गया है। आप थोड़ा सा ये बात को फोकस करना। इसीलिए आपको सबसे पहले तो वो ऐसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका आ जाता है एसेट 210। क्या आता है? एसेट 210। अच्छा, वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा है या फिर ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है मेरा पिक्चर्स, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। वी विल ट्राई कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक कर देंगे। आपको स्क्रीन अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब में आपका ऑप्शन होता है जूम करने का, तो आप उसको जूम कर देना, ठीक है, तब आपको दिख जाएगा। पहली बात, ऐसे 210 में सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताइए भैया मेरे को। व्हाट डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, आप एक्सेप्ट करो एंड आप कंटिन्यू करो। आप एक्सेप्ट करो एंड आप कंटिन्यू करो। क्या? ऑडिट एंगेजमेंट को। ऑडिट एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट करो, कंटिन्यू करो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? न्यू आप कर रहे हो। एंड आप कंटिन्यू करने के बाद मतलब क्या है? आपका ओल्ड ऑडिट चल रहा है, ठीक है, या फिर पिछले साल मैंने उसका ऑडिट किया था, इस साल फिर से एक बार कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यू वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू वाला। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भैया? इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपका स्टैब्लिश करते हो आप प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन क्या आपका स्टैब्लिश है कि नहीं, ये सब देखो ऑडिट शुरू होने के पहले चेक किया जा रहा है। क्यों चेक किया जा रहा है? ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ऐसा सच प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया रियल लाइफ में आप बताओ। हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई भी दो रहा नहीं है कि प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। प्रॉब्लम हो सकता है, बट टू द एक्सटेंट हमारा काम रहता है प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही रिजॉल्व करना। समझ में आया मेरा बात? ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला भैया? प्री कंडीशंस। इसमें मैंने क्या बोला? प्री कंडीशंस। आपका सेटिस्फाइड है कि नहीं, ऑडिटर ये चीज चेक करेगा। दूसरा चेक करेगा ऑडिटर क्या हमारे बीच कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हम दोनों के रिश्तों में कुछ जुड़ाव है कि नहीं, हम दोनों के रिश्तों में कुछ जुड़ाव है कि नहीं। इसको आप रियल लाइफ से समझो। एक सपोज आप जब रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? क्या कुछ ऐसे प्री कंडीशंस है, ठीक है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में होना जरूरी है? क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? क्या आप दोनों के बीच में वो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? से एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मान लो कि आपकी पार्टनर क्या चाहती है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किस चीज में चाहिए? कि मैं लाइक कहीं भी घूमूं फिरूं, आप मेरे को कुछ ना बोलो। दिस इज व्हाट प्री कंडीशंस। ऑडिट में भी एक प्री कंडीशंस होता है, ठीक है, आप समझो पहले प्री कंडीशंस को। ठीक है, आपकी पार्टनर चाहती है कि मेरे को आप छोटे छोटे बात पे टोका मत करो, ठीक है, मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, ठीक है, आप मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये है प्री कंडीशंस। मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि आप दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तो मेरे से बात कर ही लो। एग्जाम है तो क्या, एग्जाम है तो कोई बात नहीं, एग्जाम है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट तो आप मेरे से बात कर ही लो। मेरा भी कुछ प्री कंडीशंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी प्री कंडीशंस को बताते हैं बिफोर द, ठीक है, कमिंग इनटू द रिलेशनशिप। बिफोर द कमिंग इनटू द रिलेशनशिप सेम टू सेम ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में भी ये कुछ ऐसी बातें होती है। भैया ऐसी बातें होती है? अरे ऐसी बातें नहीं होती है, मतलब इसी टाइप का एक प्री कंडीशंस बनाया जाता है, ठीक है। पहली बात हो गया खत्म। दूसरी बात देखो, दूसरी बात समझो। दूसरा बात है कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग? कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, क्या बताओ तो, क्या बताओ ना। मेरे को 1 मिनट देना, मैं इसको ना थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ ये कुछ हो पा रहा है क्या।
आई डोंट थिंक सो फिलहाल के लिए कुछ होगा, इसको रहने दो यार। ठीक है, ऐसे रहने दो। तो सबसे सबसे पहले हमारा प्री कंडीशन चेक किया जाएगा। सेकंड हम लोग का क्या चेक किया जाएगा, क्या हमारे बीच कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑडिटर एंड क्लाइंट स्टार्टिंग में ही क्या करे, आपस में झगड़ा करे, तो आपको क्या लगता है वो ऑडिट कितना टाइम तक टिकेगा? आंसर इज नहीं टिकेगा। अच्छा भैया मेरे को एक बात बताओ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑडिट में आप लोग बाद में भी तो डिस्कस कर ही सकते हो ना, तो फिर क्यों स्टार्टिंग में क्यों करते हैं? ठीक है, देखो इन प्रैक्टिकल सेंस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर दोनों का लॉस होता है। सबसे पहला क्या है, टाइम लॉस। टाइम इज द मनी, आप लोगों ने सुना ही होगा, टाइम इज द मनी। ठीक है, टाइम लॉस होता है सबसे पहले, बिजनेस में भी हैम्पर आता है, क्योंकि ऑडिट इज नॉट अ जोक यार, ऑडिट इज नॉट अ जोक। व्हेन ऑडिट, ठीक है, जब ऑडिट जो है प्रोग्रेस में होता है तो उस टाइम में पूरे क्या बोलते हैं, उस पूरे एंटिटी में इम्पैक्ट आता है उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, पूरे एंटिटी में क्या आता है, इम्पैक्ट तो आता ही है। तो उस टाइम को अगर आप गंदे तरीके से यूटिलाइज करोगे ना, तो आपका बिजनेस में हैम्पर होगा, और कोई भी एंटिटी ये नहीं चाहती है कि उसका बना बनाया बिजनेस जो है बर्बाद हो। ठीक है, ड्यूरिंग ये फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, ये ऑडिट वगैरह के लिए। ठीक है, कोई भी एंटिटी ऐसा नहीं चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप, और ये देखो ये सिर्फ एंटिटी के लिए नहीं, ऑडिटर के लिए भी एक खराब बात है, जरा समझो, ऑडिटर के लिए भी ये खराब बात है। ठीक है, सिर्फ एंटिटी को मैं नहीं बोलूंगा, ये ऑडिटर के लिए भी खराब बात है, तो जरा ये समझो। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। अच्छा भैया आपने बताया मेरे को कि कुछ प्री कंडीशंस है, कुछ प्री कंडीशंस है, ये प्री कंडीशंस है क्या एक्चुअली में, आप मेरे को बताओ। आपने रिलेशनशिप का तो बहुत अच्छा से डिटरमाइन किया, डिफाइन किया है, इसमें मेरे को बताओ क्या है। तो सबसे पहले आप मेरी बात को, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आंख है, ठीक है, आंखों में देखो। जब भी मैं प्री कंडीशंस की बात कर रहा हूँ ना, तुम लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट का यानी मैनेजमेंट का यानी कि टीसीडब्ल्यूजी का, ठीक है, जिसका या फिर यानी कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अच्छे तरह से, और हम लोग जो भी मांगेंगे उससे वो हम लोग को देंगे। ठीक है, हम लोग कौन, हम लोग ऑडिटर। हम लोग उसका वाइफ का नंबर मांगेंगे तो क्या वो देंगे? डिपेंड करता है कि उसका वाइफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस के साथ, तो हम उसका नंबर नहीं दें, मतलब वो अपना वाइफ का नंबर हमको नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा समझो, हम लोग जो भी मांगेंगे हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग को भी सोच समझ के मांगना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा दो बात मैंने आपको बताया, दो बात मैंने आपको बताया। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये किसका बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एंड दूसरा क्या मैंने बोला, बताओ मेरे को, दूसरा मैंने क्या बोला, एक्सेस देना है मेरे को। बस यही चीज तो है, यही तो है प्री कंडीशंस। एज एन ऑडिटर मेरे को तो यही चीज चाहिए ना, तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाना, मेरे को फोर्स मत करना कि मैं तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दूं। ठीक है, क्योंकि हम लोग चेकिंग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करेंगे ना। दूसरा चीज मैं जो जो चीज भी मांगू वो मेरे को मिल जाना चाहिए, मैं जो जो चीज भी मांगू वो मेरे को मिल जाना चाहिए, यही दो चीज है। अब इसी दो चीज को इतना बड़ा चढ़ा के यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। सबसे पहला बात वही लिखा हुआ है कि आपका एफआरएफ जो है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो आपका एप्लीकेबल होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मतलब सपोज अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, और अगर आप इंड एस फॉलो करते हो तो आप इंड एस के हिसाब से अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है। क्या मैंने बोला, मैनेजमेंट जो है वो एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मतलब मैनेजमेंट मेरे को ये बात अच्छे से बोलती है कि देखो तुमको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मेरा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेजमेंट बोल रही है। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया कि बता क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरा, तो मैनेजमेंट बोलते देखो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब
जाहिर सा बात है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट, बैलेंस शीट पीएल बना रहे हो, तो वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाओगे और उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है भैया, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाओ, यानी कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा और क्या बताएगी बताओ। आपने इंटरनल कंट्रोल बनाया ना, हाँ, इंटरनल कंट्रोल जो आपका बनाया वो नेसेसरी टू द इनेबल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, यानी कि वो आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका हो रहा है दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, वो नेसेसरी होना चाहिए। सपोज मान लो कि मेरे को लगता है कि लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, मेरे को लगता है कि जो सेल्स अगर हम लोग कर रहे हैं ना, ये फेक सेल्स ना कर दे, एंटिटी को ये लगता है, ठीक है, एंटिटी सोच रहा है यार देखो बिजनेस तो हम लोग को करना है और बहुत अच्छे से करना है, तो ये जो सेल्स कर रहे हैं ना, एक गंदा सेल्स हम लोग ना कर दे, मतलब फेक सेल्स ना कर दे। इसीलिए 50 लाख के ऊपर का जो भी सेल्स करेंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑथोराइज्ड, ठीक है, पर्सन का सिग्नेचर लेंगे। 3 ऑथोराइज्ड पर्सन का क्या करेंगे, सिग्नेचर लेंगे। ये कौन बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है। तो ये वाला जो बात उसने बोला फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को। ये है आपका इंटरनल कंट्रोल्स, ये है आपका इंटरनल कंट्रोल्स, ये मैनेजमेंट बनाएगी। और ये इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो एक्यूरेटली होना चाहिए, ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना है, ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। क्यों, बिकॉज हम लोग आके आपका इंटरनल कंट्रोल्स तो पहला बात तो चेक नहीं करेंगे। वी आर नॉट हेयर टू चेक योर इंटरनल कंट्रोल। हाँ, मेरे को अगर लगता है कि अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होगा, हम लोग 100% चेक करेंगे, हम लोग उसको चेक करेंगे 100%, मतलब उसको चेकिंग करेंगे। अब उसका सेलेक्टिव बेसिस पे किस तरह से चेकिंग करेंगे वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन हाँ चेक करेंगे। क्यों, रीजन क्या है भैया चेक करने का, क्योंकि ऐसे 200 बोलता है मेरे को कि हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं, और आप उसको कम्युनिकेट, मेरे को इन 3 चीजों को पूरा करना है। समझ में आया मेरा बात, चलो वेरी गुड। हाँ भैया, हम लोग कहाँ पर थे, ये रहा इंटरनल कंट्रोल जो है वो नेसेसरी टू बी इनेबल है कि नहीं फॉर द पर्पस ऑफ फ्री, ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने और क्या बताया था भैया, इसके अलावा मैंने और तुम लोग को क्या बताया था, क्या बताया था बताओ। प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को, क्या क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। जब भी हम एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, स्टूडेंट हमसे पूछता है कि भैया उसकी, ठीक है, उसकी कोई, अगर मान लो उसकी कोई वाइफ है मैनेजमेंट की, तो उसका नंबर क्या हम लोग को मिल सकता है क्या। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले देखो क्या उसकी वाइफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या उसकी वाइफ, ठीक है, कंपनी में कुछ रोल प्ले करती है कि नहीं, रोल प्ले करती है मतलब वो मत समझना, रोल प्ले करती है मतलब कुछ योगदान, ठीक है, टू ग्रो द कंपनी, ओके, देती है कि नहीं। अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर ना तो गड़बड़ है, अगर ना तो गड़बड़ है। गड़बड़ किसके तरफ से, मेरे तरफ से, ऑडिटर की तरफ से। ऑडिटर उसका नंबर नहीं मांग सकता, ठीक है। जाहिर सा बात है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो आप, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से नहीं मांग सकते। बाद में आप ये मत बोल देना कि मैनेजमेंट ने मेरे को ये चीज़ नहीं दिया, मैनेजमेंट ने मेरे को वो चीज़ नहीं दिया। भाई तुम मांग ही गलत रहे हो तो मिलेगा क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देना होगा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना होगा, मैनेजमेंट तुमको ना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना होगा। मतलब हो सकता है शुरुआत में मैंने कुछ चीज़ मांगना भूल गया हो, बाद में मैं मांग रहा हूँ, तो मैनेजमेंट नहीं, ये नहीं बोलेगी अरे यार आप लोग बार बार मांग रहे हो, ये गलत बात है। अरे भाई गलत बात क्या है, हम लोग यहाँ पर कबड्डी खेलने थोड़ी ना आए, हम लोग यहाँ पर काम करने आए हुए, ठीक है। तो बार बार मांग सकते हैं हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी मांगे तो दे देना, ठीक है। आपका ये करना मना है, वो करना मना है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्या मैंने बोला, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपको देना होगा, मतलब आप हर एक चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। आप हमारा बैलेंस शीट चेक कर सकते हो,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल चेक कर सकते हो, कैश फ्लो चेक कर सकते हो, इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकते हो, किसी को बुला सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो, हमारे काउंसिल मेंबर्स वगैरह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बातचीत कर सकते हो, इन्वेंट्री का स्टॉक देख सकते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, बैंक बैलेंस का कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। ये सारा चीज आप जो है कर सकते हो। अगर इसमें से मैं कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन देता हूँ कि नहीं यार, मैनेजमेंट बोलता है नहीं ऑडिटर तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना होगा हम लोग अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन जाहिर सा बात है प्री कंडीशंस क्या बोलता है, मेरे साथ बोलो, इधर देखो, मेरे साथ बोलो, इधर देखो, एक लिख ले क्या? चलो लिख लेते हैं, आ जाओ। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, रीजन क्या है, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताने का, ठीक है, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। चलो, नंबर वन, नंबर वन, जब मैं बोलता हूँ ना कि आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको देखो, ऑब्जेक्टिव में बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आप, ठीक है, क्या करोगे बताओ मेरे को, बताओ, ठीक है, एक्सेप्ट करोगे एंड कंटिन्यू करोगे, क्या? ऑडिट एंगेजमेंट को, आप ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे एंड कंटिन्यू करोगे। इसी के साथ साथ आप कुछ चीज क्या करोगे, इनेबल करोगे एंड कुछ चीज कंफर्म करवाओगे, कुछ इनेबल कराओगे, कुछ चीज कंफर्म कराओगे। इनेबल क्या करवाएंगे भैया एंड कंफर्म क्या करवाएंगे भैया? कंफर्म कराओगे क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कहां पर, बिटवीन मैनेजमेंट, बोलो टीसीडब्ल्यूजी बोलो, या फिर ऐसे लिखो ना, बिटवीन मैनेजमेंट बोलो, या टीसीडब्ल्यूजी बोलो, या फिर आपका ऑडिटर बोलो, इन इनके बीच में जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये आप बताओगे। इनेबल करेंगे, इनेबल क्या करेंगे भैया, प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपका जो प्री कंडीशंस है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये भी चीज जो है आप क्या करोगे, बताओगे, ठीक है। अभी तक मैंने बस इतना ही बताया है। अब मैं आता हूं प्री कंडीशंस में। ये प्री कंडीशंस क्या होता है बताओ, ये मेरा जो प्री कंडीशन है ये क्या होता है? प्री कंडीशंस में सबसे पहला है कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए, ठीक है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रिपेयर्ड, ठीक है, एज पर या विथ एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। आप पहले ये चीज चेक करो। दूसरा चीज आप क्या चेक करोगे बताओ, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल्स, नहीं, दूसरा चीज आप चेक करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एंटिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना जो है केटर करता है कि नहीं, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा चेक करोगे। अच्छा, एंटिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज हो सकता है एंटिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रिपरेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वो जब जाहिर सा बात है आप जब प्रिपरेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एप्लीकेबल, ठीक है, वो किसके हिसाब से होना चाहिए, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए,
जो भी आप प्रिपरेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किसके हिसाब से होना चाहिए, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए। एंड आपका जो है फेयर प्रेजेंटेशन, वो क्या करे, शो करे, वो आपको क्या शो करे, एक फेयर प्रेजेंटेशन शो करे। ठीक है, इसके बाद बताओ, इंटरनल कंट्रोल्स मस्ट बी एक्सेस्ट। ठीक है, जिससे क्या हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो कम हो जाए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ पर एक अच्छा खासा इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए और आप उसको बना। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोलता है यहाँ पर, आप प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहला ऑल एक्सेस। ठीक है, ऑल एक्सेस, जितना भी एक्सेस है रिलेटेड टू रिलेवेंट, which is relevant which is relevant to preparation of financial statement, to preparation of financial statement, जो कि रिलेवेंट हो। ठीक है, वो चीज आप क्या करोगे, बताओगे। ठीक है, ऑल एक्सेस जो है प्रोवाइड करवाओगे, सबसे पहला हो गया। दूसरा चीज क्या होगा, कुछ अगर हम एडिशनल, ठीक है, अगर हम कुछ एडिशनल चीजें आपसे मांगे तो आप वो भी हम लोग को क्या करवाओगे, प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया हमारा, बताओ तीसरा चीज क्या है हमारा, आप हमको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे। आप हमको क्या दोगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप मेरे को दोगे। ठीक है, तो देखो मैंने जितना भी आपको बताया ना उसको मैंने एक समराइज वे में यहाँ पर लिख के आपको दे दिया है। अब प्लीज इसको चेक करो। वेरी गुड भैया, ये प्री कंडीशंस ना बड़ा अच्छा बात है। अगर ये ना हुआ तो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग। अगर मेरा प्री कंडीशंस एग्जिस्ट ना करे, यानी कि कुछ प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, ऑडिट मैनेजमेंट मेरे को कुछ चीज़ दे नहीं रहा है, इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूँ दे नहीं रहा है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर मेरे को रोक लगा दिया कि तुम इससे बात नहीं कर सकता, तुम उससे बात नहीं कर सकता, तुम यहाँ नहीं जा सकता, तुम वहाँ जा। अरे बच्चा है क्या, अरे बच्चा है क्या हम लोग, नहीं वी आर ऑडिटर। ठीक है, तुम ये काम नहीं कर सकता, तुम वो काम नहीं कर सकता। ये एक बात कौन बोलता है हमको, मैनेजमेंट बोलता है। या फिर और क्या बोल सकता है भैया मेरे को, वो बोलता है कि यार देखो ना, वो ऐसे बोलता है, वो एक होता है ना, पान खाता है बड़ा सा, ऐसे धोती कपड़ा पहन के ऐसे आता है, कितने रुपया लेबा, वो ऐसे पूछता है हमको कितने रुपया लेबा। हम लोग क्या, वी आर ऑडिटर, हम लोग क्या बोलते हैं सर, हमारे हमारा जो फीस होगा वो कितना, वो से एग्जाम्पल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपया ले लेबा, ऐसा बोला 2 लाख रुपया ले लेबा। हम लोग बोलेंगे कि सर वी आर हाईली क्वालिफाइड और हम लोग आपका ऑडिट करें। अरे बाबू ऑडिट में क्या करवा, तो हम लोग बोलेंगे सर ऑडिट में हम लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैटर से रिलेटेड टू उसको हम लोग चेक करें, कुछ गड़बड़ी अगर हुआ तो उसको हम लोग निकाला। अरे बबुआ इतना कुछ करवा, लेकिन 2 लाख रुपया बहुत बा, क्या करब। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 2 लाख रुपया बहुत है, हम मानते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ये बहुत, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग को लोन वगैरह आराम से मिल जाएगा, एंड बाकी का जो ट्रस्ट बिल्ड जो होता है आपकी कंपनी का वो भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करना, उस ससुर के नाते 3 दिन से बाहर गया ला हमारा अकाउंटेंट, थोड़ा सा ऑक्कर भी काम कर दा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ मेरे को, हम लोग क्या बोलेंगे कि सर
वी आर ऑडिटर, हम लोग आपका काम नहीं कर सकते। 2 लाख लेबा और काम ना करवा, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 2 लाख रुपया ले रहे हैं, हम लोग अपना काम करने के लिए, आपका काम करेंगे नहीं। अगर ये काम अगर अगर हम आपका काम करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में आ जाएगा। फिर हम लोग उसको बताते रहेंगे लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें? हम लोग तो अपने हिसाब से टू द बेस्ट बता ही रहे हैं, लेकिन अगला आदमी नहीं समझ रहा है तो हम क्या करें? तो यही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या होगा, हम लोग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली नहीं मिल पाता इन्हीं टाइप के क्लाइंट की वजह से, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली नहीं मिल पाता, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम है। तो प्री कंडीशंस क्या क्या था, दो ही चीज तो था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को मिल जाना चाहिए, और हम लोग जो जो चीज मांगे वो हमको मिल जाना चाहिए। दोनों ही चीज नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक चीज नहीं मिल रहा है, फिर कुछ नहीं, कुछ ऐसा चीज है जो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जानते हो, एज अ प्रोफेशनल हम लोग का पहला ड्यूटी होगा कि बताओ मेरे को क्या होगा, डिस्कस करना विथ मैटर्स, ठीक है। डिस्कस करना मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट बताइए क्या करें, ये सब चीज हो रहा है आपके यहाँ पर, आपके राज्य में ये सब चीज चल रहा है, बताइए क्या करें। सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे, समझ में आया मेरा बात? सबसे पहले तो हम लोग मैटर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर मैटर डिस्कस कर लिए ना, अच्छा ये वाला जो लाइन है ना इसको मैं रुक के थोड़ा आता हूँ। जैसे सपोज मान लो मैंने मैटर डिस्कस कर लिया, उसके बाद if auditor has determined that FRF is applied to the preparation of financial statement is unacceptable, ऑडिटर देखता है कि यार एफआरएफ जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने जो बनाया है वो थोड़ा सा गलत बनाया है, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत गलत है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। से एग्जांपल, बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा लेकिन समझ जाना, ठीक है। शेड्यूल 3 में बनाना था आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने टी शेप में बना दिया। शेड्यूल 3 में बनाना था, आपने टी शेप में बना दिया। रिलेवेंट आपने जो भी आपका सपोज मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से, आपने उसको डिस्क्लोज किया ही नहीं अच्छे तरह से। AS15 जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपको करना था उसका आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, उसका कैलकुलेशन आपने गलत कर दिया। तो ये सबसे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर वो अनएक्सेप्टेबल है तो आपको क्या करना है, अगर वो अनएक्सेप्टेबल है तो आप क्या करोगे, देखो, इफ द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन अ मैटर रिलेटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर देखो ये वाला पहला चीज हो गया, दूसरा चीज क्या बोलता है, मैनेजमेंट जो है अपना ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्टेन नहीं करता है। देखो इतना सारा बात में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं यार हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्टेन नहीं करेंगे। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था भैया, बताओ मेरे को, तुम ही लोग बताओ। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए, आप मेरे को जो भी हम मांगेंगे हम आप मेरे को दोगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए आपके यहाँ पर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, ऑल एक्सेस दोगे, यही सारा चीज़ तो था। अगर आप यही सब चीज़ नहीं करोगे तो प्री कंडीशंस का मतलब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ये मेरे ऊपर रहेगा कि हम ऑडिट को ले या ना ले। ऑडिटर एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ providing access to all information to auditor and unrestricted access within the entity, ठीक है। तो उस केस में मेरे ऊपर रहता है कि हम लोग ले कि ना ले। जाहिर सा बात है ऑडिटर क्या करेगा इन सभी केसेस में, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंगेजमेंट, वो बोलेगा कि यार देखो ये तो गलत बात है। अगर ये सब चीज़ ही नहीं होगा तो हम लोग चेकिंग क्या करेंगे, आपका मुंह क्या चेकिंग करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, वो लोग नहीं लेता है। अच्छा भैया ये जो लाइन लिखा हुआ है ना इसका मतलब थोड़ा सा समझा दो। अनलेस रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, याद रखना जब भी आपका जो ऑडिट होता है ना वो दो तरह से होता है, या तो आप वॉलेंटरली करवाते हो या कोई लॉ रेगुलेशन जो है ना आपको बोलता है कि यार ऑडिट करवाओ, ऑडिट जरूरी है। एग्जाम्पल लूँ,
सपोज मान लो कि आपको लोन लेना है 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ का लोन लेना है, तो आप क्या करोगे, ऑडिट करवाओगे। आप क्या करोगे, ऑडिट करवाओगे। बैंक आपको आके बोलता है कि यार देखो लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक काम करो, अपना ऑडिट करवा लो, तो आपको लिमिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप आ गए ऑडिटर के पास ऑडिट करवाने। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। देखो ये वॉलेंटरली हुआ, आपको लोन लेना है तो ऑडिट करवाना है, मत लो लोन मत ऑडिट करवाओ। कई बार क्या होता है, मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी क्या हो जाता है भैया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि टैक्स ऑडिट, सेक्शन 44 AB, टैक्स ऑडिट आपको जो है करवाना होता है। ठीक है, 44 AB में आप क्या करवाते हो, टैक्स ऑडिट करवाते हो। टैक्स ऑडिट आपको करवाना होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट है आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, उसको एक्सीड करता है तो जाके आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, हाँ कि ना। तो ये तो लॉ बोल रहा है ना। तो इसमें जब आप ऑडिट करवाते हो तो क्या इसमें भी ये सब चीज देखोगे क्या, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अरे भाई करना पड़ेगा, ये लॉ बोलता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है अनलेस required by law or regulation to do so the auditor shall not accept the proposed audit engagement। बोलता है कि अगर मान लो लॉ बोलता है कि ये पर्टिकुलर चीज बनना ही चाहिए, जैसे एग्जांपल कंप्यूटेशन, टैक्स ऑडिट में कंप्यूटेशन, आपका एक कंप्यूटेशन शीट बनना ही चाहिए और आप कंप्यूटेशन शीट नहीं बना रहे हो। आपका कंप्यूटेशन शीट बनना चाहिए, आप कंप्यूटेशन शीट नहीं बना रहे हो, तो ये गड़बड़ है। तो उस केस में आप एज एन ऑडिटर आप क्या बोलोगे, अरे ले ले बेचारा नहीं बनाया है, कोई बात नहीं देखते हैं, नहीं। आप डायरेक्ट बोलो नहीं करना है ऑडिट, नहीं करना है ऑडिट, होगा ही नहीं। आप बना के दोगे नहीं, आप बनाओगे तो आपका इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आप नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि लॉ नहीं है, वॉलेंटरली है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि भाई बता क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आप चीज ये चेक करोगे, क्या चेक करेंगे, क्या मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है कि नहीं। दूसरा चीज क्या चेक करोगे, क्या मैनेजमेंट अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर आप देखोगे ये दोनों चीज नहीं है तो वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। लेकिन अगर ये लॉ के द्वारा है, बोला गया कि नहीं यार ये चीज तो पर्टिकुलर चीज बनाना ही है, और अगर आप मैनेजमेंट फिर भी नहीं बना रही है, तो आप उस समय ये नहीं बोलोगे कि देखते, नहीं बोलोगे नहीं करना है, ऑडिट करना ही नहीं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ऑडिट को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मेरा बात भैया, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में। सपोज मैनेजमेंट ने क्या किया, आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगा दिया, मैनेजमेंट ने क्या किया आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगा दिया। ठीक है, ऑडिट शुरू होने के पहले ही कि ये फलाना आदमी से बात नहीं करोगे, वो फलाना आदमी से बात नहीं करोगे, यहाँ बात नहीं करोगे, इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे। तो आप बोलोगे भाई बुलाया क्या है मेरे को, हम तुम्हारे हिसाब से ऑडिट करेंगे। तुम ऐसे बोलेगा, हम तुम्हारे हिसाब से क्या ऑडिट करेंगे, हम अपने हिसाब से ऑडिट करेंगे। तो बुलाया क्यों है आपको, हाँ या ना। तो फिर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि यार गलत बात है ये, यार ये गलत बात है। ठीक है, यार ये गलत बात है। भाई ऑडिट करना है कि नहीं करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप बोलोगे यार ये गलत बात है। क्या है ये देखो, इफ द मैनेजमेंट और TCWG impose a limitation on the scope of the audit work, ठीक है, auditor believes that limitation will be result in the determining of ठीक है, disclaiming an opinion on the financial statement, auditor shall not accept the engagement, audit engagement। अगर आपको शुरू से ही ये बात लग रहा है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर चीज जो ऑडिटर मेरे को मतलब मैनेजमेंट मेरे को रोक रहा है, नहीं पर्टिकुलर चीज है। सपोज मान लो कि आपका यहाँ पर 50 लाख रुपया का आपने सेल दिखाया हुआ है, से एग्जांपल आपने 50 लाख का सेल दिखाया गया। अब ये सेल सही है कि गलत है, इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को वो पार्टी से पूछना है कि यार देखो ये क्या पर्टिकुलर सेल हुआ है कि नहीं आपके यहाँ पर। मैनेजमेंट बोले कि ये सेल आपके यहाँ पर हुआ है, क्या ये सही है कि नहीं है, ये गलत है कि सही है, आप मेरे को बताओ, हाँ या ना। तो मैनेजमेंट ये बात बताएगी।
अगर मान लो मैनेजमेंट ये बात नहीं बता रही है और आपको ये राइट्स भी नहीं दे रही कि आप पूछो उनसे, तो आप क्या करोगे उस केस में? तो आपको लगेगा यार ये गलत है, हो सकता है ये गलत है, हो सकता है सही भी है, लेकिन हो सकता है गलत भी है। ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट एक काम करना, ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना। आप बोल देना कि नहीं भाई हम रिस्क नहीं लेगा, हम तुम्हारा ऑडिट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हारा ऑडिट नहीं कर पाएगा, तुम डायरेक्ट ये बात बोलोगे। याद रखना मेरी एक बात को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया? सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, एक्सेप्ट करना, एग्री करना। क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना, सॉरी एग्री नहीं, कंटिन्यू करना ऑडिट एंगेजमेंट को। साथ ही साथ वो एनेबल करेगा, डिटरमाइन करेगा, साथ ही साथ वो एनेबल करेगा और डिटरमाइन करेगा। बोलने का मतलब स्टैब्लिश करेगा और कंफर्म करेगा। ठीक है, क्या स्टैब्लिश करेगा? कंफर्म प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड कंफर्म क्या करेगा? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। प्री कंडीशंस में क्या क्या हम लोगों ने समझा भैया? प्री कंडीशंस में हम लोगों ने सबसे पहला चीज क्या समझा, बताओ मेरे को। पहले ऐसे ही बोलो भैया। प्री कंडीशंस में दो ही चीज होता है। सबसे पहला तो मैनेजमेंट जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता हूँ। दूसरा चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया है ना, वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाया गया है। ये दो चीज होना चाहिए। मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एक्नॉलेज करता है। इसका मतलब क्या है भैया? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले तो ये बताओ मेरे को। तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, दूसरा आपको एक्सेस देना हर एक चीज का, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना तो इंटरनल कंट्रोल भी बना देना। समझ में आया आपको मेरा बात? अगर मान लो कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे भैया? तो आप लोग चेक करोगे क्या ये प्री का ऑडिट जो हो रहा है वो ऑडिट कैसे हो रहा है। ऑडिट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या ये वॉलेंटरली ऑडिट है कि नहीं, या फिर ये ऑडिट जो है वो लॉ के थ्रू हो रहा है। लॉ के थ्रू का एग्जांपल दो भैया। टैक्स ऑडिट जो होता है आपका 44AB में जो टैक्स ऑडिट होता है वो लॉ के थ्रू होता है। अगर मान लो लॉ का कुछ रिक्वायरमेंट है और अगर वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पूरा नहीं कर रहा है और आपको बोला है कि ऑडिट कर दो, तो आप बोलना टाटा बाय बाय राम राम, नहीं करना। लेकिन अगर मान लो कि आपका खुद का कुछ है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका खुद का कुछ है, वॉलेंटरली है, तो आप मैनेजमेंट को बोल सकती हो रुको 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 देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट से मैटर डिस्कस करोगे, उसके बाद चेक करोगे क्या आपका गलती है कि उसका गलती है। मतलब मैनेजमेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्टेबल तरीके से बनाया है कि नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो देखा जाएगा। दूसरा चीज, मैनेजमेंट क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है कि नहीं। तीसरा चीज मैंने आपको बताया लिमिटेशंस क्या क्या है। अगर मान लो लिमिटेशन आपके ऑडिट में है, ऑडिट शुरू होने से पहले आप मैनेजमेंट आपको बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम क्या बोलोगे? मैं क्या बच्चा हूँ? मैं क्या बच्चा हूँ? मैं तो जाऊंगा। नहीं जाने दोगे तो ऑडिट नहीं करूंगा, नहीं जाने दोगे तो ऑडिट नहीं करूंगा, आप ये बात बोलोगे। समझ में आया मेरा बात? हेलो। होप सो आपको मेरा बात जो है ना अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे भैया, आप इतना बार बोल रहे हो कि एक एग्रीमेंट बनाना है, एक एग्रीमेंट बनाना है, आखिर ये एग्रीमेंट बनता कैसे है? तो मैंने आपको क्या अभी बताया, आपका ये जो ऑडिट है वो दो तरह से होता है। या तो वॉलेंटरली होगा या फिर कोई लॉ आपको बोलेगा कि ऑडिट करवाना है। ठीक है, मैनेजमेंट के बाद बोलेगा। अगर वॉलेंटरली होगा तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करो, आपका जो है ऑडिट, आपका जो है एक एग्रीमेंट जो है बन जाएगा। ये सब चीज़ें फॉलो करो। और अगर बोलता है कि नहीं, अगर आपका लॉ के द्वारा बताया गया है तो आप
जो है लॉ में जो लिखा है उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, लॉ में जिस तरह से लिखा हुआ है वो फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना एग्रीमेंट बना लो। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए भैया कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट है, एक मिनट रुकना फ्रेंड्स। समझा मेरा बात? तुम लोग समझा कि नहीं हमको पता नहीं, शायद तुम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर लॉ बोलता है तो लॉ, तुम लॉ से पूछ लो कि लॉ तुम मेरे को बता दो क्या क्या है आपके यहाँ पर, तो मैं उसके हिसाब से अपना ऑडिट करवा लेता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं हाँ हम लोग वॉलेंटरली कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है वो सब चीज़ देख लेना। सबसे पहले वॉलेंटरली में आ जाओ, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव बताओगे, स्कोप बताओगे, क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप बताओगे ऑडिट का। आप अपने एग्रीमेंट में ये बात क्लियर करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का एंड स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा भैया, ये मेरे को थोड़ा सा समझाओ ना, क्या हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव, बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बताओ ना तुम लोगों ने ऐसे 200 पढ़ा है यार, मेरे साथ ही पढ़ा है, बताओ। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि हमारे यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरा, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है या नहीं, और हमने जो ये ऑडिट किया है ना, क्या हमने इसको कम्युनिकेट किया है कि नहीं, यही हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ऐसे वाइज भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है। एक एग्जांपल दूं मैं तुम लोगों को, 570 ऐसे 570 बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसमें गोइंग कंसर्न के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंटेन एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी ड्यू टू, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं, दैट प्रोवाइड, ठीक है, दैट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट डाउट, जिससे क्या होता है एक सिग्निफिकेंट डाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लाइक गोइंग कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा इंडिकेशन हमको मिलता है कि नहीं, ये चीज चेक करना, ये हम लोग का 570 में है। ठीक है, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, साथ ही साथ स्कोप्स बताओगे। स्कोप्स में क्या बताओगे ये थोड़ा सा समझो, स्कोप्स में आप क्या क्या बताओगे। ऑडिट हम लोग कितना टाइम तक कर रहे हैं, हम लोग जो है ना, वी आर एन ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है कि नहीं वो हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कोई चीजें अगर है लाइक आपका इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से समझो ना, तो हम लोग और कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से समझो तो और कुछ नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल दो एक दो तो भैया, हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, मतलब सपोज मान लो कि हमको ना ये पर्टिकुलर सपोज मान लो कि एसेट्स है, हमको बोला गया कि उसका लाइफ एस्टिमेट करो या एक्चुरियल काम करो, तो हम लोग ये चीज नहीं करेंगे। हम लोग एक्चुअली का वर्क नहीं करते हैं, हम लोग उसका लाइफ एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है लिमिटेड है, समझ में आया, हमारा काम क्या है, लिमिटेड है। पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप क्या करो, एग्रीमेंट में बताओ। साथ ही साथ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताओ।
साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं वो भी बताओ। साथ ही साथ आप रेफरेंस दो, किस चीज का रेफरेंस देना है, कोई फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एन रिपोर्ट अगर कुछ है तो उसका रेफरेंस। यहाँ पर खास बात बोलता है कि इफ लॉ रेगुलेशन प्रोवाइड, ठीक है, प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल्स, ऑडिटर नीड्स नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट। अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको एक सफिशिएंट डिटेल्स प्रोवाइड करके दे रहा है तो आप क्या करोगे, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मच्छर काट रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच, ओकरा में है। ठीक है, अगर मान लो उसके हिसाब से, अगर से एग्जाम्पल अगर लॉ एंड रेगुलेशन कुछ बताता है तो आप क्या करना, लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल जाना। समझ में आया? लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना काम कर लेना, आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे 210 हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी यूट्यूब में अपलोड होगा, तब तक के लिए आप इस पार्ट को देखो एंड एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।